पिछले पार्ट में हमने देखा कि निंग फैंग को हार्ट ऑफ द वर्ल्ड का एक और क्रिस्टल मिल जाता है और जब निंग फैंग अपनी टीम के साथ उस क्रिस्टल की दी हुई लोकेशन पर चेक करने के लिए जाता है तो वहां पर उसे एक बहुत ज्यादा खूबसूरत और सुंदर सीक्रेट रियल्म दिखाई देता है और उस रियल्म के अंदर एक बहुत बड़ा फोर्ट्रेस बना हुआ होता है जिसके अंदर लोग भी घूम रहे होते हैं। तो उन्हें देखकर सभी लोग कहने लगते हैं यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि लोग यहाँ पर अभी भी रहते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि निंग फैंग की टीम की एक मेंबर बोल रही होती है, अगर मैं यहाँ पर मिस्टेक नहीं कर रही हूँ तो ये लोग सिर्फ ऑर्डिनरी ह्यूमन से, क्या मैं सही हूँ? तो वैंग यू कहने लगती है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए गए हूँ? इधर आनी निंग फैंग को बता रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये फ्रैगमेंट हार्ट ऑफ द वर्ल्ड का है जो कि सिर्फ उसके कोरोस्पोंडिंग वर्ड को ही लीड करता है और चाहे ये कोई इल्यूजन ही क्यों ना हो। लेकिन सच में ये देखने में मुझे बहुत ज्यादा रियल दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी उन्हें उस फोर्ट्रेस का एक गार्ड रोक लेता है और कहने लगता है, रुको, आखिरकार तुम कहां से आए हो? उसकी बात को सुनकर निंग फैंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है आखिरकार अब मुझे इसका क्या जवाब देना चाहिए। पर तभी वो फोर्ट्रेस का गार्ड कहने लगता है, तुम लोग तो दूसरे वर्ल्ड से आए हुए एडवेंचरर लग रहे हो, क्या तुम सच में दूसरे वर्ल्ड से आए हो? गार्ड की बात को सुनकर निंग फैंग कंफ्यूज हो गया होता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता है? तो वो गार्ड कहने लगता है, अच्छा, तुम्हारे ड्रेस को देखकर ही कोई भी बता सकता है कि तुम लोग किसी दूसरे वर्ल्ड से आए हो क्योंकि यहाँ के लोग इस तरह की ड्रेस बिल्कुल भी नहीं पहनते। और जिस तरह से तुम मेरी बात का जवाब देने में इतने ज्यादा हेजिटेट कर रहे थे उसको देखते हुए इसे गैस करना तो बहुत ज्यादा आसान है। अभी प्रोफेसर जी आगे बढ़ते हुए उस गार्ड से पूछने लगती है, क्या दूसरे वर्ल्ड के एडवेंचरर यहाँ पर आते ही रहते हैं? तो वो गार्ड कहने लगता है, वैसे वो लोग कभी कभी यहाँ पर आते हैं लेकिन तेरे जैसे छोटे ब्रैट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आते। उसकी ये बात सुनकर प्रोफेसर जी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है, मैं कोई भी ब्रैट नहीं हूँ। अभी वो गार्ड कहने लगता है, तुम इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए पूरी तरह से फ्री हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी ट्रबल को क्रिएट करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज मैं तुम्हारे यहाँ जिंदा बचकर जाने की गारंटी नहीं दे सकता। और इस छोटे बच्चे के ऊपर भी ध्यान रखना, कहीं ये यहीं पर घूमते फिरते खो ना जाए। उस गार्ड की बात को सुनते हुए प्रोफेसर जी अचानक से चौंक कर रुक गई होती है और फिर गुस्से में कहने लगती है, मैंने तुझे अभी बताया कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ इनकी। निंग फैंग आसपास के लोगों को देखते हुए कहने लगता है, इस वर्ल्ड के अंदर इनके खुद के एडवेंचरर है, इसलिए ये लोग हमारे ऐसे अपीयरेंस को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो रहे हैं। अभी उन लोगों की उस सिटी के बीच में लगे हुए एक बहुत बड़े स्टेचू पर नजर पड़ती है तो एक कहने लगता है, हे उधर देखो, वहाँ पर एक स्टैचू है, चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं कि आखिरकार उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये स्टैचू तो अर्तिला द ब्रेव, डॉटर ऑफ द हेवंस, गार्डियन ऑफ द एम्परर का है। इधर निंग फैंग सोच रहा होता है, आखिरकार ये कितनी ज्यादा स्ट्रेंज बात है, मैंने इस तरह की लिखाई कहीं पर भी पहले नहीं देखी है लेकिन फिर भी मैं इनको पढ़ पा रहा हूँ, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? तो आनियन बताने लगता है, ये कनेक्शन हार्ट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा बनाया गया है, इसलिए ये बात अभी और भी ज्यादा प्रूव होती है कि हम किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हुए हैं। प्रोफेसर जी उस टैबलेट को पढ़ते हुए बोल रही होते हैं, यहाँ पर हीरो के द्वारा किए गए काम को भी इंस्क्राइब किया गया है और फिर हमें उन लेटर्स को दिखाया जाता है। साल 1537 के अंदर डिमोनिक टाइड यहाँ पर आई थी जिसकी वजह से हर जगह पर डार्कनेस और डर फैल गया था। और अंत में जब हर कोई निराशा में डूब चुका था तब सिर्फ एक आरटीआई थी जो कि इतनी ज्यादा ब्रेव थी कि उसकी ब्लेड के आगे सारे के सारे डीमन भी झुक चुके थे। इसलिए उसकी ब्रेवरी की वजह से इस लैंड के ऊपर लाइट वापस से लौट पाई और हर जगह पर खुशियां फैल गई। प्रोफेसर जी की ये सब कुछ बात सुनते हुए वैंग यू कहने लगती है, ओह, तो ये वर्ल्ड के ऊपर भी मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ था लेकिन इनके ब्रेव वॉरियर के अकेले फाइट करने की वजह से ये लोग उन्हें डिफीट करने में कामयाब हो पाए, इस जगह पर वापस से पीस को रिस्टोर कर पाए। वैंग यू की बात को सुनते हुए प्रोफेसर जी कहने लगती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है इन सब को पढ़ते हुए ये इंस्क्रिप्शंस मुझे ये सब कुछ ही बता रही हैं। इधर प्रीस्ट उनकी बातों को सुनते हुए चौंक कर कहने लगती है, सच में ये तो बहुत ज्यादा ग्रेट बात है कि उसने अकेले ही पूरी की पूरी मॉन्स्टर की आर्मी को अकेले ही हरा दिया। वॉरियर बोल रहा होता है, क्या दूसरे वर्ल्ड के एडवेंचरर सच में इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं? लेकिन इधर हम वैंग जुई को देखते हैं जो कि एक पेड़ की ओर देख रहा होता है और बोल रहा होता है, एक मिनट रुको,
एक्स वॉरियर जल्दी से उसके पास आते हुए पूछने लगता है आखिरकार क्या बात है, तुम उस तरफ क्या देख रहे हो। तो वो कहने लगता है मुझे सिर्फ ऐसा लगा। और फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब सभी लोग उस स्टैचू को देख रहे होते हैं और पेंगुइन का ध्यान अचानक से पीछे की ओर जाता है जहाँ पर एक पेड़ के ऊपर कुछ निशान बने हुए होते हैं और वो पेड़ पेंगुइन से कहने लगता है जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। यहाँ से सीन का टोकर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंग फैंग पेंगुइन से बोल रहा होता है क्या तुम ऐसा कह रहे हो कि तुमने वर्ल्ड रन को देखा और उसके बाद ये पूरे के पूरे वर्ड डिसअपेयर हो गए। पेंगुइन कहने लगता है हाँ ये सब कुछ अंडर द ट्री लिखा हुआ था। अभी निंग फैंग कुछ देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो देखता है कि उस फोर्ट्रेस के जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग निंग फैंग और उसकी टीम को घूर कर देख रहे होते हैं। तो उन्हें देखते हुए निंग फैंग सोचने लगता है इन लोगों को देखकर मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। तभी उस स्टैचू के ऊपर एक मैजिक सा होने लगता है जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी दुनिया डार्क एनर्जी के अंदर डिजोल्व होने लगती है, जिसे देखकर निंग फैंग और उसकी टीम बुरी तरह से चौंक गए होते हैं क्योंकि उनके सामने लोगों की जगह बहुत सारे मॉन्स्टर खड़े हुए होते हैं और वो लोग उनके ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। तो उन्हें देखते हुए निंग फैंग कहने लगता है ओ तो ये सारे के सारे इल्यूजन्स हैं, ये अनडेड आखिरकार ऐसा इन्होंने कैसे किया, क्योंकि मैं यहाँ पर जब से आया हूँ तब से मैंने बिल्कुल भी किसी भी अनडेड की प्रेजेंस को महसूस नहीं किया है। पर तभी दो मॉन्स्टर तेजी से निंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ जाते हैं और इधर निंग फैंग भी अपनी फ्रोजन स्वॉर्ड को बाहर निकालकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और एक ही झटके में मॉन्स्टर के दो टुकड़े कर देता है। इधर हम एक्स वॉरियर को देखते हैं जो कि अपनी एक्स को लेकर एक मॉन्स्टर के ऊपर अपनी ऑरेंज स्किल की मदद से अटैक कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी एनर्जी की मदद से उसके अटैक को वहीं पर रोक देता है, जिसकी वजह से उसकी एक्स टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती है। और ये देखकर एक्स वॉरियर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और कहने लगता है मेरी एक्स आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इसने ऑरेंज लेवल स्किल को ब्लॉक कर दिया, आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल है, ये कोई ऐसा एनिमी नहीं है जिसे कि मैं यहाँ पर हैंडल कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक्स वॉरियर पर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ गया होता है और जैसे ही उसकी स्वॉर्ड का अटैक एक्स वॉरियर को लगने वाला होता है तभी उसके ऊपर किसी ने फ्रीज मैजिक कर दिया होता है, इसकी वजह से वो मॉन्स्टर अपनी जगह पर ही पूरी तरह से जमकर खड़ा हो गया होता है। और फिर हम देखते हैं कि ये मैजिक हान यिन ने किया होता है। निंग फैंग भी बहुत सारे मॉन्स्टर के सामने अकेला खड़ा हुआ होता है। तो हान यिन निंग फैंग से कहने लगता है माय लॉर्ड, ये अनडेड को देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अनडेड एडवेंचरर किसी हायर लेवल वर्ल्ड से यहाँ पर आए हैं। मुझे तो ये डर है कि तुम्हारे टीममेट इनके सामने बिल्कुल भी खड़े नहीं रह पाएंगे। तो निंग फैंग हान यिन की बात को सुनते हुए कहने लगता है तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। तो हान यिन बताता है मैं बची हुई एनर्जी को मैनिफेस्ट कर अपने आप को कुछ टाइम के लिए सामने ला सकता हूँ और तुम्हारे इन एनिमी को हराने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर निंग फैंग कहने लगता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है, चलो फिर ऐसा ही करते हैं। इधर एक्स वॉरियर और वैंग यू उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक गए होते हैं और कहने लगते हैं ये आखिरकार ये क्या चीज है। निंग फैंग उन्हें बोलने लगता है तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये हमारा एली है जो कि दूसरे वर्ड से समन किया गया है। इधर हम हान यिन को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों को देखकर अपना हाथ हिला रहा होता है और बोल रहा होता है सच में तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, चलो इन मॉन्स्टर्स को हराने में हम साथ में काम करते हैं। और हम देखते हैं कि हान यिन उस पूरी की पूरी अनडेड आर्मी के सामने खड़ा हुआ होता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। उसके बाद वो अपनी वैन को उठाते हुए अपने मैजिक को चार्ज करने लगता है और कहने लगता है सबसे पहले मुझे इन सभी लोगों को काम डाउन कर देना चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा उछल रहे हैं। और फिर वो अपने एक मैजिक का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे के सारे मॉन्स्टर बर्फ में जम जाते हैं। उसे देखते हुए वैंग यू कहने लगती है सच में ये तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल मैजिक है क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल मैजिक मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। तो एक्स वॉरियर कहने लगता है ये पावर ये तो सच में ऑरेंज लेवल स्किल से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी एक मॉन्स्टर उसकी बर्फ को एक ही झटके में तोड़ देता है और उसके हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा इविल एनर्जी आ गई होती है। और फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि उस स्टैचू के जैसा दिखाई दे रहा होता है और दिखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तो उसे देखते हुए प्रोफेसर जी कहने लगती है ये औरत ये तो हमें पहले वाले स्टैचू की जैसे ही दिखाई दे रही है। अभी वो लेडी वॉरियर कहने लगती है स्ट्रेंज मेज
तुम इन सभी लोगों के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो, लेकिन जब तुम मेरी स्वॉर्ड के आगे आओगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसकी बात को सुनते हुए हान यिन कहने लगता है, तुम्हें ये नॉनसेंस बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैं नहीं हूँ, लेकिन तुमसे डील करने के लिए मैं बहुत ज्यादा काफी हूँ। सुनकर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और कहने लगती है, क्या एक मेज एक वॉरियर के साथ फाइट करने की सोच रहा है? सच में तुम मरने वाले हो। आखिरकार तुम्हें किसने इस काम को करने की करेज दी है? क्या तुम्हारा साथ देने के लिए किसी गॉड ने हाँ भरी है? तो उसकी बात को सुनते हुए हान यिन जल्दी से अपने सर को हाँ में हराते हुए कहने लगता है, हाँ ये बात बिल्कुल तुम्हारी सही है। इनकी बात को सुनते हुए वो लेडी वॉरियर गुस्से में कहने लगती है, यहाँ पर एक और फूल आ गया है जो कि गॉड पर ब्लाइंडली बिलीव कर रहा है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो सो कॉल्ड गॉड्स तुम्हारी सच में केयर करते हैं? ये सुनकर निंग फैंग बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और सोच रहा होता है, मैं तो इसी के साथ हूँ और इसका पूरा ध्यान रखने के लिए भी तैयार खड़ा हुआ हूँ। इधर वो लेडी वॉरियर तेजी से हान यिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई होती है और चिल्लाते हुए बोल रही होती है, फूल आखिरकार तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई कि तू एक ग्रेट वॉरियर के सामने फाइट करने के लिए खड़ा हुआ है और फाइट के मिडिल में ही किसी दूसरी तरफ देख रहा है? सच में ये तेरी अंतिम गलती होगी। लेकिन हान यिन तुरंत ही अपने फ्रीजिंग मैजिक को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो गई होती है। उस मैजिक के होने की वजह से वो मॉन्स्टर सोचने लगते हैं, मेरी स्पीड सच में बहुत ज्यादा स्लो होती जा रही है। ये मैजिक मुझे कुछ वाटर बेस्ड मैजिक दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मेरी स्पीड पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ये सोचते हुए वो जल्दी से अपने हाथ के ऊपर एक मैजिक की परत चढ़ाने लगती है, जिसकी वजह से उसका हाथ बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया होता है और वो एक ही झटके में हान यिन के मैजिक के टुकड़े टुकड़े कर देती है और कहने लगती है, क्या बस तेरे पास इतनी ही ताकत है? इधर हान यिन भी उसके हाथ पर लगे हुए उस अजीब से दस्ताने को देख रहा होता है और सोचने लगता है, क्या ये वेपन ही इसकी असली पावर का ट्रू सोर्स है? तो फिर मुझे सबसे पहले इसी का कुछ इंतजाम करना होगा। और ये सोचते वो तेजी से अपने मैजिक को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसका मैजिक एक बहुत ज्यादा तेज बीम में चेंज हो जाता है और वो बीम सीधी जाकर उस लेडी वॉरियर को जाकर लगती है। उस अटैक को लगने के बाद वो लेडी वॉरियर कहने लगती है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं एक डिवाइन वेपन गॉड फाल को विल्ड करती हूँ, फिर भी हमारे बीच में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ का गैप क्यों बढ़ता जा रहा है? डैम इट, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। और जैसे ही वो लेडी वॉरियर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगती है, तभी उसके सीने के अंदर से बहुत ज्यादा तेज रोशनी निकलने लगती है। इधर हान यिन जल्दी से एक चुटकी बजाता है और कहता है, अब तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म हुआ। और हान यिन के इतना बोलते ही उस लेडी वॉरियर के बहुत ज्यादा टुकड़े हो गए होते हैं और उसके हाथ का दस्ताना वहीं जमीन पर गिर गया होता है। इधर प्रोफेसर जी उनकी इतनी ज्यादा पावर को देखकर बहुत ज्यादा चौंक गई होती है और उनका मुंह खुला का खुला रह गया होता है। वो कहने लगती है, सच में ये तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था, मैं तो बस यहाँ पर खड़ी होकर इसे देख रही हूँ और इसे देखने भर से ही मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। सच में इतने ज्यादा पावरफुल लोग भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। हान यिन उस वेपन की ओर बढ़ते हुए सोचने लगता है, ये वेपन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि ये लेडी वॉरियर इसे पूरी तरह से कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं थी। और जैसे ही हान यिन उस वेपन के ऊपर अपना हाथ रखने लगता है, तभी वो वेपन अचानक से कुछ हरकतें करने लगता है। तो हान यिन उसे देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये वेपन यहाँ पर कैसे आ सकता है? और हम देखते हैं कि उस वेपन के अंदर बहुत सारी एनर्जी कर जा रही होती है। और इसी के साथ इस चैप्टर का भी अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।